हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का हमारे जीवा क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भूगोल की सीरीज के अंतर्गत हमने भारत की जलवायु के बारे में अध्ययन शुरू किया था। भारत की जलवायु के अंतर्गत अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा उसके बारे में थोड़ा एक बार रिकॉल करूँगा। इसके बाद जो अगला आज का टॉपिक होगा वो हमारा टॉपिक होगा आज का उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, इसके बाद मैं जब पिछला रिवीजन करा दूंगा थोड़ा सा, इसके बाद मैं अपने टॉपिक पे जब आऊँगा तो इसके बारे में जो मैप में बना हुआ इसके बारे में समझाऊंगा। क्लियर है? अभी तक हमने पढ़ा भारत की जलवायु के अंतर्गत। सबसे पहले हमने पहली क्लास में पढ़ा था भारत एक उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला प्रदेश है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है। सबसे पहले हमने इसके बारे में पढ़ा था। भारत की जलवायु के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है। यह भारत की जलवायु कैसे एग्जाम में पूछता है तो आप क्या बताओगे? भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़े थे भारत में जलवायु या वर्षा दो मौसमों से होती है। भारत में वर्षा दो मौसमों से होती है, या दो पवनों के द्वारा या दो मानसून के द्वारा होती है। वो दो मानसून कौन कौन से हमने बताया था? एक तो हमने बताया था दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, और दूसरा बताया था हमने उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून। एंड उत्तर पूर्वी मानसून के साथ में हमने बताया था पश्चिमी विक्षोभ। इसी के साथ में हमने बताया था पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, हमने ये भी बताया था उत्तर पूर्वी जो मानसून है और पश्चिमी विक्षोभ में जो वर्षा होती है इस मानसून के द्वारा, ये वर्षा कब होती है? ये शीत ऋतु में होती है। क्लियर है? शीत ऋतु में। और जो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा जो वर्षा होती है वो ग्रीष्म ऋतु में होती है। इन दोनों के बारे में नॉर्मली हमने पढ़ा था। दक्षिण पश्चिम मानसून कब उठती है, कहाँ से उठती है, कैसे मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में कैसे आता है, कब आता है और सबसे पहले वर्षा कहाँ करता है। इसके बाद हमने पढ़ा था, इन दोनों के बाद नॉर्मल सी चीज़ें हम इसमें अभी तक पढ़े। इसके बाद हम पढ़े थे भारत में वर्षा। हमने पढ़ा था भारत में वर्षा दो मौसम में होती है। एक होती है शीत ऋतु में, दूसरी होती है ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, शीत ऋतु के अंतर्गत हमने पढ़ा था वर्षा जो होती है किसके द्वारा होता है? उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा होती है, उत्तर पूर्वी मानसून। और दूसरी होती है शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा। क्लियर है? ये शीत ऋतु में हुआ। ग्रीष्म ऋतु में हमने बताया था ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है केवल एक ही मानसून के द्वारा होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून। ठीक है, भारत में वर्षा हमने बताया था शीत ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में होती है। शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के बारे में हमने बताया था। शीत ऋतु की शुरुआत कब होती है? दिसंबर में शुरू हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत, जो ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है
उसमें वर्षा कब होती है? 1 जून से होती है। 1 जून से शुरू होती है, इसमें 15 दिसंबर के समथिंग हमने बताया था, और ये कब तक चलती है? मार्च तक। और इसको हमने कब तक बताया था? सितंबर तक। इसको मतलब ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा 1 जून से शुरुआत होती है और सितंबर तक चलती है। जो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है 15 दिसंबर से शुरू होती है, समथिंग या लगभग 15 दिसंबर से शुरू होती है और मार्च तक चलती है शीत ऋतु में वर्षा। ठीक है, तो शीत ऋतु के द्वारा हमने बताया था शीत ऋतु में वर्षा दो प्रकार से होती है, उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा और पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा। ठीक है, और ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा वर्षा। यहाँ तक हमने पढ़ा था। इसके बाद हम पढ़े थे, इसके बाद हमारा जो नया टॉपिक था जलवायु में, हमारा टॉपिक था शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि। इसके बाद हम पढ़े थे शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि। हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि के अंतर्गत सबसे पहले हम लास्ट क्लास में पढ़े थे अभी पश्चिमी विक्षोभ के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे उत्तर पूर्वी मानसून के बारे में। क्लियर है? तो आज का हमारा टॉपिक होगा उत्तर पूर्वी मानसून। इसको रब कर रहा हूँ, ये तो मैं समझाने के लिए कि मैंने यहाँ तक अभी तक पिछला भारत की जलवायु के अंतर्गत हमने यहाँ तक पढ़ा है। और ये होता क्या है, अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल में, आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल की पुरानी वीडियो जा कर के आप देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको देखने के बाद सब क्लियर हो जाएगा। आज का हमारा टॉपिक होगा उत्तर पूर्वी मानसून। तो आप लोग लिखेंगे हेडिंग में उत्तर पूर्वी मानसून। क्लियर है? उत्तर पूर्वी मानसून को पढ़ाने से पहले मैं जो मैप बनाया हूँ, मैप के बारे में थोड़ा एक बार डिस्क्राइब कर दूँ, इसके बाद आगे समझाऊंगा। ये हेडिंग किसके अंतर्गत डालोगे आप? शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि के अंतर्गत। आज का हमारा दूसरा टॉपिक होगा शीत ऋतु में मौसम क्रियाविधि का उत्तर पूर्वी मानसून। इसके बाद जब ये हमारा हो जाएगा, ये दोनों टॉपिक हो जाएंगे, तो हम इसके बाद पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि। अभी हमारा क्या चल रहा है? शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि। ठीक है, तो शीत ऋतु में जो मौसम आता है उनके बारे में थोड़ा अच्छे से हम डिस्क्राइब से पढ़ रहे हैं, डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? पश्चिमी विक्षोभ के बारे में। आज हम पढ़ेंगे उत्तर पूर्वी मानसून के बारे में। ठीक है, जैसा कि ये बना हुआ, ये ब्लैक कलर से पश्चिमी विक्षोभ, ये पश्चिमी विक्षोभ पछुआ जटधारा जो है, इसके बारे में हमने अपनी पिछली क्लास में बताया था। पछुआ जटधारा क्यों बोलते हैं और पछुआ जटधारा क्या है और पश्चिमी विक्षोभ क्या है, पश्चिमी विक्षोभ कैसे भारत में आता है और उससे वर्षा कैसे होती है और कहाँ कहाँ होती है, इन सबको जानने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो में देखें, इसके जस्ट पहले वाली वीडियो। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं उत्तर पूर्वी मानसून। तो आज मैं ये बता रहा था यहाँ पर उत्तर पूर्वी मानसून के पढ़ने के पहले हम बताए कि भारत में जो वर्षा होती है, जो वर्षा होती थी शीत ऋतु में पश्चिम विक्षोभ के द्वारा, तो पछुआ जटधाराओं के द्वारा जो पश्चिम विक्षोभ भारत में लाया जाता है, पछुआ जटधाराओं के द्वारा, ये पछुआ जटधारा है ना, यहाँ से पछुआ जटधाराएँ भारत में आई जाती हैं, भारत की ओर प्रभावित होती हैं, तो अपने साथ में पश्चिमी विक्षोभ को भारत में लाती हैं। ठीक है, जब ये पश्चिम से पूर्व की ओर पछुआ जटधारा प्रवाहित होती हैं तो उसके रास्ते में हिमालय पर्वत आ जाता है, उसके रास्ते में पछुआ जटधारा के रास्ते में हिमालय पर्वत आ जाता है। जब हिमालय पर्वत आ जाता है तो पछुआ जटधारा 2 धारों में विभक्त हो जाती है, एक ऊपर चल जाती है और एक नीचे हो जाती है। तो जो हिमालय के ऊपर जाती है उस धारा को हम बोलते हैं पछुआ जटधारा की उत्तरी शाखा, और जो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है तो उसको बोलते हैं पछुआ जटधारा की दक्षिणी शाखा। जो दक्षिणी शाखा है पछुआ जटधारा की, जो दक्षिणी शाखा है, ये शाखा भारत में प्रवेश करती है और इसी शाखा के द्वारा भारत में वर्षा होती है। ठीक है, जो पछुआ जटधारा जो है, पछुआ जटधारा अपने साथ पश्चिमी विक्षोभ को, पछुआ जटधारा अपने साथ पश्चिमी विक्षोभ को जब भारत में बहा कर के लाती है, या अपने साथ जो धारा को, या पछुआ जटधारा अपने साथ जो ठंडी हवाओं को बहा कर के लाती है, जब वो ठंडी हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं तो उन्हें हम, उन पछुआ जटधाराओं को पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानते हैं। जब भारत में प्रवेश करती है तो उन्हें हम पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानते हैं, और यही पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा भारत के उत्तर में हिमालय
या भारत के उत्तर में पहाड़ी क्षेत्रों में और भारत के उत्तर के मैदानों में, मैदानी क्षेत्रों में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होती है। यहाँ तक हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ये जो धारी दिख रही है लाइन और ये लाइन, ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं और ये भी उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं। ये पवनें इधर से आ रही हैं, ठीक है। जब हम पहले वीडियो में पढ़ा रहे थे, जब अपने भारत की जलवायु की स्टार्ट की थी पहली क्लास में, तो हम उस टाइम पे हमने इसका सब सामान्य परिचय दिया था कि जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें होती हैं उनके द्वारा भारत में वर्षा नहीं होती है। लेकिन इसका अपवाद क्या है, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। हमने ये चीज़ बताया था। लेकिन तमिलनाडु के कोरोमंडल तट को छोड़ करके भारत के अन्य किसी क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून या उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें जो हैं इनके द्वारा वर्षा भारत में किसी और क्षेत्र में नहीं होती है। इतना हम पिछली क्लास में या स्टार्टिंग की क्लास में बताए थे। आज हम उसी उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें जब भारत में प्रवेश करती हैं तो ये उत्तर पूर्वी जो व्यापारिक पवनें हैं ये इनके द्वारा भारत में वर्षा नहीं होती है। बोलोगे सर तो जब इनके द्वारा वर्षा नहीं होती है तो ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के द्वारा भारत में वर्षा कैसे होती है, उसी के बारे में आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्लियर है। जब ये इसके हमने ये भी बताया था कि जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं, ये हमने ये भी बताया था कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। बताया था ना हमने, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, जिसके कारण से हिमालय पर्वत की उपस्थिति होने के कारण से भारत में एशिया और तिब्बत, एशिया महाद्वीप और तिब्बत जैसे एशिया, मध्य एशिया और तिब्बत जैसे क्षेत्रों में प्रवाहित होने वाली हिमालय के उत्तर में मध्य एशिया और तिब्बत और चीन में प्रवाहित होने वाली ठंडी जो धाराएं हैं वो भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। क्यों? क्योंकि हिमालय सामने आ जाता है और जिससे कि हिमालय के आ जाने से वो जो ठंडी धाराएं जो प्रवाहित होती हैं इसके उत्तर में, हिमालय के उत्तर में, वो धाराएं भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। तो उनके कारण ना तो भारत में वर्षा हो पाती है और ना ही भारत में जो एक्चुअल ठंडी होनी चाहिए, जो जितना भारत में ठंडी होनी चाहिए उतना भारत में ठंडी नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि हिमालय जो है जलवायु विभाजक का काम करता है। जबकि काम कौन करता है? जलवायु विभाजक का काम स्पेशली कौन करता है? वो है कर्क रेखा। लेकिन फिर भी कर्क रेखा भारत में जलवायु विभाजक की भूमिका नहीं निभा पाती। क्यों? क्योंकि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, इस कारण से वो भारत में जलवायु विभाजक की भूमिका नहीं निभा पाती। वास्तव में जलवायु विभाजक की भूमिका कौन निभाता है? हिमालय पर्वत। क्लियर है। इसके आगे हम ये भी बताए थे कि हिमालय पर्वत होने के कारण जो उत्तर भारत में जो ठंडी हवा प्रवाहित होती है, हिमालय के उत्तर में जो ठंडी हवा प्रवाहित होती है वो भारत में प्रवेश नहीं कर पाती। तो सवाल ये बनता है कि सर जब वो भारत में हवा प्रवेश नहीं कर पाती हैं तो ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक जो पवनें वो कैसे भारत में प्रवेश कर गई? है ना बात सही? तो इसका सवाल सही है, क्योंकि जो ठंडी पवनें होती हैं या ठंडी हवाएं जो होती हैं वो हवाएं धरातल से कुछ ऊंचाई पर ही प्रवाहित होती हैं। लेकिन जो उत्तर पूर्वी जो व्यापारिक पवनें, ये पवनें गर्म पवनें हैं और ये पवनें जब जो हवाएं गर्म हो जाती हैं तो वो धरातल से या शिलाखंड के ऊपर खूब ऊंचाई पर प्रवाहित होती है। क्योंकि जो पवनें गर्म हो जाती हैं, जो हवाएं गर्म हो जाती हैं तो गर्म होने के बाद वो ऊपर उठती हैं, और जो गर्म हो जाती हैं, जो हवाएं गर्म हो जाती हैं ऊपर उठती हैं। ठीक है। जो पवनें या जो हवाएं ठंडी होती हैं तो उन जो हवाएं ठंडी होती हैं तो वो नीचे आती हैं। तो इसी कारण से ये गर्म पवनें होने के कारण ये पवनें हिमालय पर्वत को क्रॉस करके भारत में प्रवेश करती हैं। ये हिमालय पर्वत को क्रॉस करके भारत में प्रवेश करती हैं। क्लियर है। बोलोगे सर हिमालय पर्वत तो यहाँ भी है, हिमालय पर्वत यहाँ पर भी है, सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। ये हिमालय पर्वत है। तो क्या होता है जब ये पवनें भारत में प्रवेश करती हैं तो भारत में यहाँ पर पूरा क्या है? स्थल है।
लेकिन जब ये व्यापारिक पवनें पूर्वी भारत में प्रवेश करती है, जब पूर्वी भारत से आगे बढ़ती हैं तो ये क्या बंगाल की खाड़ी मिल जाती है। जब ये व्यापारिक पवनें बंगाल की खाड़ी के ऊपर से प्रवाहित होते हुए दक्षिण भारत के तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर जाके टकराती हैं तो तमिलनाडु में वर्षा करती हैं। यही कारण है कि इन पवनों के द्वारा भारत के केवल दक्षिण भारत में तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है। क्लियर है। और ये वर्षा कब होती है? ये शीत ऋतु में होती है। और इन पवनों के द्वारा भारत में वर्षा नहीं होती। ये जो व्यापारिक पवनें हैं इनके कारण नहीं होती, बल्कि इस पवन के कारण, ये जो व्यापारिक पवनें हैं इनके कारण भारत के दक्षिण में तमिलनाडु राज्य में कोरोमंडल तट में वर्षा होती है। क्लियर है। अब बोलोगे सर कि पिछले वीडियो में या क्लास में जो हमने ये बनाया है, जो एरो का साइन बनाया, ये पहले ऊपर था, अब ये नीचे कैसे आ गया? इसके आने का कारण ये है कि देखो, जब हमने बताया था कि सूर्य की किरणें साल भर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच विचलन करती हैं। यही ना बताया था हमने, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच विचलन करती है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा यानी ऊपर और मकर रेखा यानी कि नीचे, और ये बीच वाली क्या है? विषुवत रेखा। ठीक है। हमने बताया सूर्य की किरणें साल भर यहाँ से यहाँ और यहाँ से फिर वापस यहाँ, इन्हीं दोनों क्षेत्र में सूर्य की किरणें क्या है? साल भर विचलन करती रहती हैं। क्लियर। जिस कारण से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो भाग है वो गर्म हो जाता है, या ये कहें कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। जब वो क्षेत्र गर्म हो जाता है तो वहाँ पर गर्म होने के कारण जो हवाएं हैं गर्म होकर के ऊपर उठती हैं। हवाओं के गर्म होने के ऊपर उठने के कारण समुद्र से या सागर से जल का वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण होने के कारण जल ऊपर उन हवाओं के साथ उड़ जाता है या ऊपर चला जाता है, जिस कारण से इस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती रहती है। क्लियर है। अब देखो, अब क्या होता है, जब सूर्य अभी मैं समझा रहा हूँ फिर लिखवाऊंगा, अभी मैं समझा रहा हूँ तो इसको अच्छे से समझ लो, इसके बाद मैं लिखवाऊंगा, जैसे बोलूँगा वैसे लिखते जाना है। क्लियर है। जब सूर्य यहाँ पर रहता है, जब सूर्य कर्क रेखा में रहेगा तो मकर रेखा में यानी कि विषुवत रेखा के दक्षिण में शीत ऋतु होगी। क्लियर है। मकर रेखा यानी कि विषुवत रेखा के दक्षिण में, इधर दक्षिण है। जब सूर्य कर्क रेखा पर होगा या कर्क रेखा की या उत्तरायण होगा तो दक्षिण में इधर उत्तर है, इधर उत्तर है। अब सूर्य देखो, जब विषुवत रेखा से ऊपर जाता है यानी विषुवत रेखा से ऊपर जाएगा यानी कि इधर जाएगा तो उत्तरायण होगा। जब विषुवत रेखा से नीचे जाएगा तो इसको बोलेंगे दक्षिणायन। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब सूर्य उत्तरायण होगा, क्या बोल रहा हूँ? उत्तरायण मतलब सूर्य विषुवत रेखा से ऊपर जा रहा है ना, तब दक्षिण गोलार्ध में शीत ऋतु होगी या शीत ऋतु का मौसम होगा। क्लियर है। अब देखो, जब सूर्य दक्षिणायन होगा, दक्षिणायन होने का मतलब कि विषुवत रेखा के दक्षिण में जब प्रवाहित होगा, है ना। दक्षिणायन होने का मतलब विषुवत रेखा के दक्षिण में, जब सूर्य विषुवत रेखा के दक्षिण में प्रवाहित होगा तो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु का मौसम आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना बात? मतलब सूर्य की किरणें यहाँ पर तो पड़ेंगी, इधर पड़ेंगी, मगर सूर्य की जो लंबवत किरणें पड़ती हैं कर्क रेखा और विषुवत रेखा पर, वो वहाँ पर लंबवत नहीं पड़ पाएंगी। लंबवत नहीं पड़ेंगी तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में ठंडी होने लगेगी और यहाँ पर गर्मी होने लगेगी। ठीक है। इसी प्रकार जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य होगा यानी उत्तरायण होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी? ठंडी होगी।
तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु होगी। क्लियर है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में या जब सूर्य उत्तरायण होगा, यानी उत्तरायण होने का मतलब विषुवत रेखा के ऊपर की ओर प्रवाहित होगा या विचलन करेगा। विषुवत रेखा से कर्क रेखा के बीच जब विचलन करेगा तो उस टाइम पे उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी। क्या बोल रहा हूँ, जब सूर्य कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बीच में विचलन करेगा, ठीक है, तब उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी, ग्रीष्म ऋतु होगा। इसी प्रकार जब सूर्य विषुवत रेखा और मकर रेखा के बीच में विचलन करेगा तो दक्षिणी गोलार्ध में उस टाइम पे ग्रीष्म ऋतु होगी। क्लियर है? अब इसको फिर से आगे थोड़ा और रिपीट कर रहा हूँ, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होगा तो जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध यानी कि उत्तरायण होगा तो भारत में ग्रीष्म ऋतु होगी। जब भारत में ग्रीष्म ऋतु होगी, उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि बात उत्तरी गोलार्ध में तो हम इसलिए बोलते हैं भारत में, हम बोल रहे हैं उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य उत्तरायण होगा तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु। तब उसी समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, शीत ऋतु। क्लियर है? अब देखो, जब सूर्य दक्षिणायन होगा अर्थात विषुवत रेखा और मकर रेखा के बीच विचलन करेगा, तब दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, उस टाइम पे ग्रीष्म ऋतु होगा। दक्षिणी गोलार्ध में उस समय ग्रीष्म ऋतु होगा। ठीक है? और जब सूर्य दक्षिणायन होगा अर्थात दक्षिणायन होगा मतलब विषुवत रेखा और मकर रेखा के बीच विचलन करेगा तो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी और उसी समय उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी, शीत ऋतु। क्लियर है? इतना समझा रहा हूँ बस एक बात के लिए, ऐसा ना हो, क्योंकि जलवायु का टॉपिक जो है बहुत जटिल है, इसको समझना इतना आसान नहीं है, इसलिए इसको बार बार छोटे छोटे टॉपिक में या छोटे छोटे वीडियो में करके उसको पढ़ाया जा रहा है, वरना 1 2 3 वीडियो में ही ख़त्म कर दिया जाता जलवायु का टॉपिक। भारत की जलवायु में एग्जाम पे क्या पूछता है, नॉर्मली आपको एग्ज़ाम देने जाओगे तो जलवायु से ही पूछेगा, भारत में वर्षा सबसे ज़्यादा किस मानसून के द्वारा होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा 90% वर्षा। दूसरा पूछेगा भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, बस इतना ही। अगर आप कल मेंस लिखने जाओगे तो आप मेंस के लिए ये सब चीज़ें आपको जब पता रहेगी, जब मेंस लिखने जाओगे तो ये सब चीज़ें आपको पता रहेगी, तभी आप लोग ये लिख पाएंगे, वरना आप रटना चाहोगे तो रट के तो हो ही नहीं सकता कुछ। क्लियर है? इसके बाद इसको रफ कर दे रहा हूँ, इसके बाद इसके आगे मैं बताऊंगा कुछ। अभी हमने बताया ये विषुवत रेखा है, ठीक है। विषुवत रेखा के दक्षिण में कर्क रेखा, मकर रेखा, और विषुवत रेखा के उत्तर में यानी कर्क रेखा है, ठीक है। यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब हमने क्या बताया था, ये वाला जो पार्ट होता है क्या होता है, बहुत गर्म होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें यहीं पर पड़ती रहती हैं, ठीक है। अब एक वर्ड आता है ITCZ, इसको बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। इंग्लिश में लिख लो, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं अंतः उष्णकटिबंधीय
अंतः उष्ण कटिबंधीय हिंदी में नाम क्या है, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। हिंदी में इसका नाम है अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ठीक है। अब मैं इसके बारे में क्या समझा रहा था, देखो इस क्षेत्र को बोलते हैं ITCZ। ठीक है, ITCZ इधर बना देता हूं। ये लो, ये हाई और ये हाई। ये क्या है, जब ये इतना ये क्षेत्र क्या मैंने बताया, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, मतलब ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जब होता है तो यहाँ की हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती हैं, गर्म होकर के ऊपर उठती हैं, तो इनकी वो जगह खाली हो जाती है, वो स्पेस खाली हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं निम्न वायु दाब का क्षेत्र। जब यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं तो वहाँ पर निम्न वायु दाब का क्षेत्र का निर्माण होता है, निम्न वायु दाब। ठीक है, निम्न वायु दाब के क्षेत्र का वहाँ पर निर्माण होता है। उस क्षेत्र को भरने के लिए उत्तरी गोलार्ध से, उस क्षेत्र को भरने के लिए उत्तरी गोलार्ध यानी कि 35 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 35 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध से, 35 डिग्री। ठीक है, 35 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से और 35 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध से पवनें जो हैं विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, जो समझाना था वही चीज़ समझा देता हूँ ठीक से। ये हो गया 35 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, ये ऊपर है उत्तर है तो इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और ये नीचे दक्षिण है, ये 35 डिग्री, ये नीचे दक्षिण है। ठीक है, अब ये बीच वाला जो पार्ट है ये गोलार्ध, गोले को आधा करता है, तो ये दक्षिण में तो इसको दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तर में तो उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, तो इसको ऐसा लिख दूं, उत्तरी गोलार्ध मतलब उत्तर में गोले का आधा, दक्षिण में गोले का आधा। ठीक है, अब मैं अभी क्या बता रहा था, जब ये क्षेत्र, ये यहाँ पर मैंने बताया था अभी, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। जब वहाँ पर उस क्षेत्र में जब हवाएं गर्म हो जाती हैं तो ऊपर उठती हैं, उठ जाती हैं या ऊपर उठने लगती हैं, ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगती हैं, तो वो क्षेत्र निम्न वायु दाब का क्षेत्र हो जाता है या निम्न वायु दाब का क्षेत्र का निर्माण होता है, जिसको भरने के लिए 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से, ठीक है, मैंने क्या बोला, 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से कर्क रेखा की विषुवत रेखा की ओर हवाएं प्रवाहित होने लगती हैं। ठीक है, विषुवत रेखा की ओर हवाएं प्रवाहित होने लगती हैं। लेकिन हमने और क्या बताया, अब आगे ये देखो, विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित तो हो रही, लेकिन ये हवाएं जो हैं सीधे विषुवत रेखा की ओर न जा करके ये पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये जो है जब वहाँ पर निम्न वायु दाब का क्षेत्र का निर्माण होता है तो उनकी जगह लेने के लिए कोई ना कोई हवाएं जरूर आती हैं। ये अपना फिजिक्स का नियम भी आप पढ़े होंगे, ठीक है ना, फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, ये नेचुरली भी है कि जहाँ पर स्पेस खाली होता तो उस जगह को भरने के लिए कोई ना कोई आता है, प्रकृति उस स्पेस को भर देती। तो हवाएं जो है वहाँ पर निम्न वायु दाब का क्षेत्र का निर्माण हुआ था, तो हवाएं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध से
दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होने लगी। ठीक है, प्रवाहित होने लगी। इसके बाद ये प्रवाहित तो हो रही, लेकिन ये हवाएं सीधे विषुवत रेखा की ओर ना जाकर के ये हवाएं पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगी हैं। पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, सीधे विषुवत रेखा की ओर नहीं जा रही, बल्कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। तो इन हवाओं को क्या बोलते हैं? व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें। अब ये उत्तर में है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर डायरेक्शन बना दूँ एक। ये उत्तर हुआ, ये दक्षिण हुआ, ये पूर्व हुआ और ये पश्चिम हुआ। तो ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? उत्तर पूर्व। और ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? दक्षिण पश्चिम। और ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? दक्षिण पूर्व। और ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? उत्तर पश्चिम। क्लियर है? तो ये हवाएं उत्तर में और इधर से आ रही हैं, मतलब यहाँ से और यहाँ से आ रही हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व। तो ये इन हवाओं को उत्तर पूर्व से आ रहे हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें। और ये हवाएं कहाँ से आ रही हैं? यहाँ से आ रही हैं, यहाँ से ऐसे प्रवाहित हो रही हैं, तो इनको क्या बोले हैं? दक्षिण पूर्व। तो इनको क्या बोलते हैं? दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें। ठीक है, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें। ठीक है, अब मैं क्या बता रहा था, जब ये ITCZ किस पर डिपेंड करता है? सूर्य के प्रकाश पर या सूर्य की किरणों पर। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में विचलित करती है, जब सूर्य दक्षिणायन होता है, तो ITCZ भी दक्षिण की ओर चला जाता है। ITCZ भी दक्षिण की ओर हो जाता है या दक्षिण की ओर मूव कर जाता है थोड़ा। जब दक्षिण की ओर मूव कर जाता है, ठीक है, तब दक्षिण की ओर मूव कर जाता है, तो यहाँ पर उत्तर में, यहाँ पर मतलब इधर क्या हो जाती है? पहले अभी व्यापारिक पवनें क्या है? कर्क रेखा के ऊपर रहते थे, यहाँ रहते थे, लेकिन जब ITCZ नीचे थोड़ा हो गया, मूव कर गया, तो व्यापारिक पवनें पूरे भारत में क्या है? जो व्यापारिक पवनें थी, भारत पूरे व्यापारिक पवनें के जकड़ में आ जाता है। यानी कि ये कहा जाए, भारत में पूरा व्यापारिक पवनें, जो उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें पूरे भारत में प्रवाहित होने लगती हैं, जिस कारण से जो भारत में, जो पूर्वी भारत से होते हुए बंगाल की खाड़ी के ऊपर प्रवाहित होती हैं व्यापारिक पवनें, उन व्यापारिक पवनों के कारण तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। क्लियर है? कैसे होती है? जब ये व्यापारिक पवनें बंगाल की खाड़ी के ऊपर से प्रवाहित होती हैं, जब ये व्यापारिक पवनें बंगाल की खाड़ी के ऊपर से प्रवाहित होती हैं, या बंगाल की खाड़ी है यानी समुद्र है, जब समुद्र के ऊपर से ये गर्म हवाएं प्रवाहित होती हैं, तो अपने साथ में समुद्र से बहुत सारी मात्रा में नमी को ग्रहण कर लेती हैं या नमी वहाँ से चुरा लेती हैं। ठीक है, जिस कारण से जब ये हवाएं जा करके पूर्वी घाट पर्वत में, यहाँ पर ये जो रेड कलर से बना हुआ ये पूर्वी घाट पर्वत है, तो आगे बढ़ करके ये दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य में पूर्वी घाट पर्वत से टकरा कर तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा कर देते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा इसमें समझाने के लिए। अब मैं जैसे बोलता जाऊंगा वैसे आप लोग लिखते जाएंगे। क्लियर है? लिखो, नोट्स हेडिंग में लिखो उत्तर पूर्वी मानसून। अब मैं जैसे बोल दूंगा जल्दी जल्दी, अब इसमें कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं रह गई है। मैं जितना समझाया हूँ उतना आप लिख लोगे तो आप समझो कि ये जो मैंने समझाया वो 100% समझ में आएगा। लिखो, जाड़े के दिनों में भारत में केवल पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा नहीं होती है, बल्कि उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के द्वारा भी वर्षा होती है। या फिर ये लिख सकते हो, शीत ऋतु में केवल पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा ही वर्षा नहीं होती, बल्कि उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के द्वारा भी भारत में वर्षा होती है। आगे लिखो, जहाँ पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानों में
उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों और मैदानी क्षेत्रों में वर्षा करता है। वहीं उत्तर पूर्वी मानसून से भारत के तमिलनाडु राज्य में वर्षा होती है। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जिसके चलते विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र बहुत गर्म हो जाता है, जिससे वहाँ की हवाएं गर्म होकर के उस क्षेत्र की हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठने लगती हैं और यह प्रक्रिया पूरे साल भर चलती है। चूँकि विषुवत रेखा पर साल भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, इससे धरती में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, जिसके चलते विषुवत रेखा पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र, विषुवत रेखा पर ये हमारी क्या रेखा हो गई, विषुवत रेखा का है तो ये, ठीक है, जिसके चलते विषुवत रेखा पर यानी कि यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र जो हमने बनाया था, दोनों तरफ से ये हाई क्या है, एच क्या है हाई, और ये एल क्या है लो, यानी कि उच्च वायुदाब, और ये यहाँ पर उच्च वायुदाब, यहाँ पर क्या हो जाता है निम्न वायुदाब का क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। कब, जब यहाँ से हवा बहते हुए ऐसे टकरा कर ऊपर की ओर उठने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विषुवत रेखा पर यानी मैंने 0 लिखा ना यहाँ पर, तो ये 0 डिग्री है, यानी कि क्या है अपने विषुवत रेखा, जिसे हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। यही लिखवाया था ना, जिसके चलते विषुवत रेखा पर निम्न वायुदाब के क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। आगे लिखोगे विषुवत रेखा वायुदाब के क्षेत्र को भरने के लिए दोनों गोलार्धों से विषुवत रेखा के वायुदाब के क्षेत्र को भरने के लिए दोनों गोलार्धों से अर्थात 35 डिग्री उत्तरी तथा 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से विषुवत रेखा की ओर व्यापारिक पवनें प्रवाहित होने लगती हैं। विषुवत रेखा की ओर या व्यापारिक पवनें नहीं, विषुवत रेखा की ओर हवाएं प्रवाहित होने लगती हैं, जिन्हें हम व्यापारिक पवनें कहते हैं। व्यापारिक पवनें दोनों गोलार्धों में 35 डिग्री अक्षांश से लेकर 0 डिग्री अक्षांश की ओर अर्थात 35 डिग्री अक्षांश से लेकर कर्क रेखा की ओर विषुवत रेखा की ओर दोनों गोलार्धों में 35 डिग्री अक्षांश से लेकर के विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। आगे लिखोगे ये व्यापारिक पवनें सीधे विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित न होकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगती हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फेरल के नियम के अनुसार हवाएं उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं ओर प्रवाहित होती हैं। ये देखो, ये मान लो तो ये उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ से हवाएं यहाँ प्रवाहित हो रही हैं, ये ऐसे हवाएं, ठीक है। तो ये हवाएं अपने दाएं ओर प्रवाहित होती हैं, तो यहाँ से ऐसे प्रवाहित होगी, ऐसे, फिर ये ऐसे प्रवाहित होंगी। और दक्षिणी गोलार्ध में, यानी ये उत्तरी गोलार्ध हुआ ये, और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने बाईं ओर प्रवाहित होती हैं, ठीक है। फेरल के नियम के अनुसार हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप
या इसका परिणाम यह होता है या इसके परिणाम स्वरूप दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनें इसके परिणाम स्वरूप दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनें पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगती हैं या पश्चिम की ओर रुख कर लेती हैं। क्लियर है? आगे, इसके परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा, इसके आगे लिखोगे, इसके परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तर पूर्वी से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्वी से दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाती है, जबकि हमने क्या बताया, ये हवाएं यहाँ से आ रही हैं। यहाँ देखो उत्तर पूर्वी से ऐसे आ रही हैं, अब ये ऐसे जाएंगे तो ऐसे जाएंगी तो ये कहाँ हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। तो उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तर पूर्वी से दक्षिण पश्चिम हो जाती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तर पश्चिम हो जाती है। ठीक है, आगे लिखो, इसलिए इन व्यापारिक पवनों को उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें कहते हैं। इसलिए इन व्यापारिक पवनों को उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें कहते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इन पवनों को दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें कहते हैं। ठीक है, आगे लिखोगे, ITCZ के बारे में बताया था। ITCZ अर्थात, वो तो फुल फॉर्म लिखना ही पड़ेगा। ITCZ अर्थात ITCZ लिखो, इसका इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। हिंदी में लिखो, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। मैंने क्या बताया, ITCZ अर्थात इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। हिंदी में मैंने क्या बताया, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। चूंकि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जिससे दोनों गोलार्धों से आने वाली हवाएं टकराकर ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगती हैं या ऊपर उठ जाती हैं। इसके चलते विषुवत रेखीय अधिकतम तापमान की पेटी को अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। चूँकि सूर्य साल भर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच विचलन करता है, अर्थात सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा अर्थात सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच दोलायमान रहता है। यानी कि दोलन, फिजिक्स में पढ़े होगे दोलन ऐसे, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, बस यहीं से यहीं तक सूर्य विचलन करता रहता है पृथ्वी पर। क्लियर है? इसके चलते ITCZ भी विषुवत रेखा पर स्थिर नहीं रहता। जब सूर्य इधर उधर होता है तो इसी के कारण ITCZ भी पृथ्वी पर एक जगह स्थिर नहीं रहता, बल्कि वो भी मूव करता रहता है। ठीक है, बल्कि सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने पर वो भी उत्तरायण और दक्षिणायन होता रहता है, अर्थात विचलन करता रहता है। ठीक है, ठंडी के दिनों में जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो ITCZ भी दक्षिण की तरफ चला जाता है। मैंने बताया था, जब दक्षिणायन होता है, जब सूर्य दक्षिणायन होगा तब ना भारत में उत्तरी गोलार्ध में ठंडी होगी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठंडी के दिनों में जब सूर्य दक्षिणायन होता है
तो ITCZB दक्षिण की ओर चला जाता है। इसके परिणाम स्वरूप भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के अधीन, इसके चलते भारत पूरी तरह से उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के अधीन आ जाता है। यही चीज़ मैं बताया था ना उस टाइम पे, जब बता रहा था तब बताया था, जब उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के अधीन आ जाता है तो ये पवनें पहले यहाँ प्रवाहित होने, तब ये पवनें पूरे भारत में प्रवाहित होने लगती हैं, जिस कारण से जो ये पवनें इधर से प्रवाहित होती हुई आती हैं, तब ये पवनें यहाँ पर टकराती हैं और भारत में इस तट पर वर्षा करती हैं, है ना। बस इतना ही था, काम खत्म। अब लिखने के लिए थोड़ा जानते हो कि लिखवाना पड़ता है, तो थोड़ा सोच समझ के लिखवाना पड़ता है। ऐसा तो नहीं कि बुक से उठा दूँ और लिखवा दूँ सब, नहीं, जैसा मैंने समझाया उसके हिसाब से ही यहाँ पर लिखवाऊँगा, ताकि अच्छे से आप लोग नोट्स बना सकें और जो मैंने समझाया वो आपको 100% समझ में आए। तो आगे लिखो, चूँकि उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें स्थल खंडों से होकर आती हैं या बहकर आती हैं, इसलिए उनमें नमी की मात्रा नहीं होती है। यही कारण है कि ठंडी के दिनों में भारत में अधिकांश क्षेत्रफल पर उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के द्वारा वर्षा नहीं हो पाती है। ठीक है, लेकिन उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें भारत के तमिलनाडु राज्य के कोरोमंडल तट पर वर्षा करती हैं। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों का वह भाग जो बंगाल की खाड़ी से होकर के आगे प्रवाहित होता है। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों का वह भाग जो बंगाल की खाड़ी से होकर के आगे प्रवाहित होता है, इसी क्रम में ये हवाएं यानी कि उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें इसी समय जब बंगाल की खाड़ी के ऊपर से प्रवाहित होती हैं, तो क्या लिखो, इस क्रम में ये हवाएं बंगाल की खाड़ी से काफ़ी मात्रा में नमी चुरा लेती हैं या नमी को ग्रहण कर लेती हैं। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी के ऊपर प्रवाहित होने वाली उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें पर्याप्त मात्रा में नमी ग्रहण कर लेती हैं। ठीक है, इसलिए जब ये पवनें भारत के तमिलनाडु राज्य के पूर्वी घाट पर्वत से टकराकर तमिलनाडु पहुंचती हैं, तो पूर्वी घाट पर्वत से टकराकर वर्षा कर देती हैं, अर्थात अपनी नमी को यहीं पर छोड़ देती हैं। यही कारण है कि ठंडी के दिनों में उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा प्राप्त होती है। चूँकि उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा करती हैं, इसलिए इन्हें हम उत्तर पूर्वी मानसून भी मैंने क्या बताया, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें तमिलनाडु के तट पर वर्षा करती हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून भी बोलते हैं। इन्हीं को हम उत्तर पूर्वी
मानसून भी कहते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं इनको हम, क्योंकि ये भारत के तमिलनाडु राज्य पर कोरोमंडल तट में ये वर्षा कर देती हैं। इस कारण से इनको उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों को उत्तर पूर्वी मानसून भी कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शीत ऋतु में वर्षा के दो क्षेत्र हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शीत ऋतु में वर्षा के दो क्षेत्र हैं। पहला लिखो, पछुआ पवनों के द्वारा उत्तर के पहाड़ी मैदान उत्तर में, भारत के उत्तर में पहाड़ी क्षेत्र तथा मैदानी क्षेत्रों में पछुआ पवनों के द्वारा होने वाली वर्षा। ठीक है। दूसरा, दक्षिण भारत में तमिलनाडु के तट पर उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा होने वाली वर्षा। ठीक है। तो ये तो था हमारा शीत ऋतु में मौसम की क्रिया विधि। अब आगे हम पढ़ेंगे, शीत ऋतु तो हम पढ़ लिए, हमने स्टार्टिंग में बताया था भारत में वर्षा दो ऋतु में होती है, शीत और गर्म। तो शीत ऋतु के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद अगला टॉपिक में ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु, इसके बारे में हम अगला टॉपिक में या अगली क्लास में हम अध्ययन करेंगे या चर्चा करेंगे। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, कल मिलेंगे।